हेलो प्यारे स्टूडेंट, नमस्कार। सर्वज्ञान आर्ट्स क्लास के और नए वीडियो में आप लोग को स्वागत करते हैं। क्लास 10th देख सकते हैं यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस यानी हिंदी में राजनीतिक शास्त्र लघु उत्तरीय प्रश्न। सभी सब्जेक्ट का प्यारे बच्चे जिस प्रकार से बोर्ड पैटर्न में आपका क्वेश्चन आता है, जैसे हिस्ट्री में आपका 6 प्रश्न लघु के, 2 प्रश्न आपका दीर्घ के, ज्योग्राफी में 6 प्रश्न लघु के, 2 प्रश्न दीर्घ के, इसी प्रकार से पॉलिटिकल साइंस में आपका जितना प्रश्न पूछा जाता है लघु और दीर्घ, सेट वाइज सेट आपका बहुत सारे वीडियो बनाकर प्यारे बच्चे अपलोड किया जा रहा है। सारे वीडियो को आप देखें, एक भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा और अच्छा मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं 2025 के बोर्ड परीक्षा में। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन वाले घंटी को प्रेस कर देंगे, ताकि जब भी हम आपका बोर्ड से संबंधित कोई भी वीडियो लेकर आएँ तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाए और आप सबसे पहले वीडियो को देख सकें और आपका नंबर अच्छा खासा बिहार बोर्ड में आ सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं पॉलिटिकल साइंस का लघु क्या है आपका। पहला प्रश्न है डियर स्टूडेंट आपका कि सत्ता की साझेदारी का लोकतंत्र में क्या महत्व है। सत्ता की साझेदारी जो है वो लोकतंत्र में क्या महत्व रखता है। थोड़ा लंबा होगा, लेकिन थोड़ा लंबा है कोई बात नहीं, याद हो जाएगा तो दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, लिखेंगे लोकतंत्र शासन प्रणाली में जनता के लिए तथा जनता के द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। यह बात है जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था और वो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। जिस शासन व्यवस्था में राजनैतिक साझेदारी हो वह अत्यंत ही सशक्त प्रणाली होता है। यह हिस्सेदारी की व्यवस्था जिस शासन व्यवस्था में की जाती है लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहलाती है। गैर लोकतांत्रिक सरकारें जैसे एक दलीय शासन प्रणाली, राजशाही, तानाशाही जैसे स्थितियां सभी को सत्ता में साझेदारी सभी नागरिकों के लिए सत्ता की व्यवस्था में विश्वास नहीं रखती है, क्योंकि पूरा दुनिया में मात्र 100 से अधिक देश है जहां पर लोकतंत्र व्यवस्था है। बाकी बहुत जगह अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। ऐसी शासन प्रणाली प्रायः आंतरिक सामाजिक समूहों में व्यापक मतभेदों, विभिन्नताओं एवं अंतरों की या तो अनदेखी करती है या इन्हें कुचल कर रख देती है। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ही सामाजिक विभाजनों, प्रतिद्वंदियों समाप्त करती है। माने लोकतंत्र वाला व्यवस्था देश ऐसा होता है जहां पर जाति, धर्म, ये सारे चीज़ उतना नहीं देखा जाता और सभी जाति, धर्म, बिरादरी के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। जैसे एकता में अनेकता का स्वरूप देते हैं उन लोग। दोनों ही व्यवस्थाओं में समूहों का टकराव टालने या उनके विध्वंस रूप को लेने से पहले बुझा देने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बाद है आपका लोकतंत्र प्रणाली में इसी शांतिपूर्ण सहमति एवं साझेदारी द्वारा, जबकि अन्य प्रणाली में इसे शक्ति या दबाव द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जैसे मान के चलिए कि भारत एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अगर यहाँ पर सांप्रदायिक दंगा हो गया तो राजनीतिक पार्टियां कूद जाएगा उसमें और वो कहेगा ये ठीक है, वो कहेगा ये ठीक नहीं है। हालांकि लोकतांत्रिक देश में फैसला लेने में दिक्कत होता है। जैसे सऊदी अरब में कोई व्यक्ति गलत कर दिया या तो किसी को छेड़ दिया तो ससुराल नौकर आंखें फोड़ देगा, चाहे तो कोई चोरी कर लिया तो उसको हाथे काट देता है। वहां पर कोई सुनवाई नहीं होगा और होना भी चाहिए वैसा ही भाई, चाहे कोई भी हो, कोई भी देश हो। लोकतंत्र में भी उतना ही ताकतवर बन सकता है, लेकिन यहां पर लचीला है संविधान। चलिए दूसरा प्रश्न है आपका कि बिहार में 1974 में छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो छात्र आंदोलन हुआ था बिहार में, उसका प्रमुख कारण क्या था। ये समझते हैं इसका आंसर किस प्रकार से। ऐसे देखिए, एकदम इस प्रकार से अगर आप आंसर देते हैं तो आपको कोई नहीं रोकने वाला है इसमें प्यारे बच्चे। चलिए लिखेंगे 1971 ईस्वी में आम चुनाव के बाद भारतीय जनता में महसूस किया कि केंद्र सरकार देश के सामाजिक आर्थिक स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं कर पाई है। बांग्लादेशी शरणार्थियों की स्थिति को और भी भयावह बना दिया, क्योंकि 1971 ईस्वी में बांग्लादेश से, पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश बना था। उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थी और बहुत सारे बांग्लादेशी शरणार्थी जो थे, शरणार्थी का मतलब होता है वो किसी देश से, वहाँ से किसी युद्ध के कारण या तो किसी महामारी के कारण अपने सारे इलाके को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाकर गलत तरीके से शरण ले लेना शरणार्थी कहलाता है। 1971 में भी ऐसा ही हुआ था। बांग्लादेश से बहुत सारे लोग जो है इसे भारत के असम में आकर बस गए थे। बांग्लादेश के समर्थन में आने के बाद अमेरिका द्वारा भारत को दी जाने वाली सहायता राशि में भी कटौती कर दी गई। ढेर सारी पाबंदियां लगा दी गई। बाजार में तेल की अप्रत्याशित वृद्धि ने भारत की स्थिति को और भी गड़बड़ कर दिया। 1972-73 ईस्वी मानसून की असफलता के कारण भारत में कृषि पैदावार में काफ़ी गिरावट आ गई।
फलतः देश में असंतोष की हवा बहने लगी। मार्च 1974 ईस्वी में बिहार के छात्रों ने सरकार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, खाद्यान्न की कमी, बढ़ती कीमतों, अप्रत्याशित वृद्धि के कारण जनता की बेचैनी इस आंदोलन के प्रमुख कारण बन गया और छात्रों ने अपने आंदोलन की अगुवाई के लिए जयप्रकाश नारायण को बुलाया। जयप्रकाश नारायण अहिंसक आंदोलन के शर्त पर उनकी अगुवाई के लिए तैयार हो गए। जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में आंदोलन पूरे देश में फैल गया और छात्र आंदोलन से बदलकर संपूर्ण क्रांति के रूप ले लिया था। इस प्रकार से अगर जो आप लोग लिखते हैं डियर स्टूडेंट, कोई माई का लाल नहीं है कि आपका नंबर नहीं देगा और पूरा एकदम सरल भाषा में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है आपका, धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा को उल्लेख कीजिए। भारतीय संविधान की बुनियादी धर्मनिरपेक्षता, साथ ही साथ यह संविधान के लिए चुनौती भी है। संविधान ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए निम्नांकित उपबंध धर्मनिरपेक्ष के लिए निर्धारित किए हैं। पहला निर्धारित क्या किया, चलिए समझते हैं। पहला है कि भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। भारत में कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। हालांकि सभी व्यक्ति का अपना अपना धर्म मानने का अधिकार है, लेकिन भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। जबकि पाकिस्तान में इस्लाम है, श्रीलंका में बौद्धिस्ट हैं। ये सारे देशों में राष्ट्र धर्म है। क्रमशः इस्लाम और बौद्ध धर्म घोषित किया। धर्म को भारतीय संविधान में विशेष दर्जा नहीं दिया। न कि देश के अंदर किसी राज्य का विशेष राजकीय धर्म है, न देश में किसी का राष्ट्रीय धर्म है, बल्कि सभी धर्मों को मानने का अधिकार अनुच्छेद 25 में कहा गया भारतीय संविधान में। दूसरा लिखेंगे, हर नागरिक को कोई भी धर्म स्वीकार करने या मानने का अधिकार भारतीय संविधान देता है, अनुच्छेद 25 के तहत, याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद है आपका तीसरा कि धर्म के आधार पर न तो कोई किसी अवसर से वंचित किया जा सकेगा या उसे प्राथमिकता दी जा सकेगी। फोर्थ लिखेंगे, किसी का भी धर्म का प्रचार प्रसार शांतिपूर्व ढंग से करने की स्वतंत्रता संविधान में दिया गया है। पांचवा, धर्म के आधार पर भारतीय संविधान किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। एकदम इतना आसान भाषा में और सरल भाषा और सटीक भाषा में लिखा गया है। अगर आप सारे प्रश्न को, उत्तर को आप कॉपी पर नोट कर लेते हैं, ये सब प्रश्न छपने वाला याद कर लीजिए, तनक धिंधा आएगा तो आएगा। अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है, केंद्र शासित राज्य क्या है? वैसा राज्य जिनकी प्रणाली केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित की जाती है और केंद्र शासित राज्य कहलाता है। माने सरकार हो, किसके द्वारा नियंत्रित किया जाएगा? भारत सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। ऐसे राज्यों में राज्यपाल रहता है जो केंद्र सरकार के निर्णयों एवं नीतियों को राज्य में लागू करता है, जैसे जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, इसके बाद आपका दमन और दीव होगा यहाँ पे, ये सारे केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और पुदुचेरी जैसे और हैं केंद्र शासित प्रदेश, जहाँ पर आपका राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है। ये आपका लघु का 4 प्रश्न था। आइए हम लोग 2 प्रश्न आपका दीर्घ में पूछता है, जो आपका 4 नंबर का होता है। पहला प्रश्न है आपका इसमें, डियर स्टूडेंट, भारत की संघीय व्यवस्था की विशेषता का वर्णन करें। चलिए बहुत गहराई से इसको देखिए, लिखे हैं। कहता है भारत की संघीय व्यवस्था के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। पहला, 2 प्रकार की सरकारों, केंद्र व प्रांत का अस्तित्व है। जैसे पूरे देश को संचालन करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य को संचालन करने के लिए राज्य सरकार और प्रांत को संचालन करने के लिए या पंचायत को संचालन करने के लिए पंचायती व्यवस्था है। दूसरा, केंद्र व प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। यह विभाजन संविधान द्वारा किया जाता है। केंद्र की शक्तियां और राज्य की शक्तियां में कानून बनाने के अधिकार दिया गया। जैसे सूची, 3 सूची आपका, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। सभी सूची में अलग अलग विषय हैं और सभी अलग अलग कानून बनाते हैं। संघ सूची में केंद्र सरकार, राज्य सूची में राज्य सरकार, समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाता है। चलिए तीसरा देखते हैं। कहता है संविधान की कठोरता व लिखित संविधान का होना। भारत की संविधान जो है इसे कठोरता है और यह जो है इसे दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत में है। तीसरा। चौथा देखते हैं। चौथा है आपका स्वतंत्र न्यायपालिका जो केंद्र व प्रांतों के माध्यम से विवादों का निपटारा कर सकता है। पांचवा है आपका दोहरी नागरिकता, केंद्र व प्रांतों के अलग अलग नागरिकता संघात्मक व्यवस्था भारत के लिए उपयुक्त है, क्योंकि भारत एक बड़ा व विविधता वाला देश है। विविधता का मतलब होता है यहाँ पर 5 धर्म के लोग रहते हैं और कई जाति बिरादरी के लोग रहते हैं, जिसका शासन एक ही केंद्र से नहीं हो सकता। सत्ता के विभाजन से सरकार की
मनमानी पर रोक लगती है तथा केंद्र सरकार के कार्यभार में भी कमी आती है। अतः भारत के लिए एकात्मक व्यवस्था के स्थान पर संघात्मक व्यवस्था ही अधिक उपयोगी है। संघात्मक का मतलब होता है संघ संघ, जैसे केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों मिलकर चलावेगा पूरा देश को, राज्य को चलाने के लिए राज्य सरकार, पूरा देश को चलाने के लिए केंद्र सरकार। आइए देखते हैं हम लोग लास्ट प्रश्न जो आपका दीर्घ का है, आपका पॉलिटिकल साइंस का। लोकतंत्र किस प्रकार आर्थिक समृद्धि एवं विकास में सहायक है? किस प्रकार से लोकतंत्र जो आर्थिक वृद्धि करता है और विकास करता है? आंसर लिखेंगे, आर्थिक समृद्धि का संबंध जनता की जागरूकता, समाज एवं राज्य में एकता एवं अखंडता की मौजूदगी, राजनीतिक अस्थायित्व आदि से है। लोकतंत्र इन घटकों को प्रभावित करता है। विकास संबंधी जो कार्यक्रम तैयार होते हैं उनकी जानकारी नागरिकों को लोकतंत्र कराता है ताकि इसका लाभ जनाधिक्य मतलब जनता को अधिक मिल सके। यह नहीं कि जनाधिक्य को अनेक अधिकारों का भी ज्ञान लोकतंत्र कराया जा सके ताकि वे जागरूक बन जाए। राजनीतिक स्थिरता एवं राज्य में एकता एवं अखंडता के आधार पर अमन और चैन का माहौल बना रहे। बहुत अच्छी की बात है ये। और इसके बाद है आपका राजनीतिक स्थिरता हो गया। लोकतंत्र में समाज के विभिन्न घटकों यथा धर्म, वर्ग, जाति, लिंग उचित प्रतिनिधित्व होते हैं। ये लोग के लिए जाने वाले सभी निर्णयों में भाग लेते हैं तथा अपनी पूर्ण हिस्सेदारी से संतुष्ट रहते हैं। इससे कारण देश में जनाक्रोश पनपने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। देश में अमन चैन का माहौल बना रहता है। राष्ट्र का आर्थिक विकास इसी से होता है, क्योंकि देश के लोग जो समझेगा कि यह मेरा मुल्क है, यह मेरा देश है, यहाँ पर मार काट दंगा फसाद सांप्रदायिक दंगे नहीं होंगे, तो देश और मुल्क जो है हमारा वो बहुत आगे जाएगा, दुनिया को छोड़ देगा। प्यारे बच्चे, इस प्रकार से अगर जो आप लोग लिखते हैं तो पूरी तरह से आपको मिलेगा। आई होप वीडियो को अंत तक देखे होंगे। वीडियो के अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलेंगे एक नए वीडियो में प्यारे बच्चे नए जोश के साथ। और सभी वीडियो डाला गया है आपका सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, उसको आप लोग वॉच कर लीजिए, देख लीजिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।